सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें मूलभूत कण कौन सा है? आंसर होगा क्वार्क। आंसर होगा क्वार्क मूलभूत कण है। व्याख्या, विकल्प में दिए गए कणों में क्वार्क मूलभूत कण है। क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है, इसे और तोड़ा नहीं जा सकता। अधिकतर पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं वह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से निर्मित हैं और ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। हमारे आसपास का समस्त पदार्थ इन्हीं क्वार्कों से निर्मित है। उल्लेखनीय है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। पाई मेसान की खोज एच युवाका ने की थी। यह एक अस्थायी मूल कण है। युवाका ने की थी, ये याद रखना, युवाका। यह एक अस्थायी मूल कण है। मूलभूत कणों के दो वर्ग हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टॉन कहा जाता है। क्वार्क एवं लेप्टॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। किसे मिलाते हैं? आंसर होगा क्रोमियम, ऑप्शन बी। व्याख्या, एक स्टील जिसमें जंग ना लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। ये स्टील का ऐसा प्रकार है जो हवा, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से भी खराब नहीं होता है। साधारण स्टील की तुलना में स्टेनलेस स्टील ज़्यादा ताप सह सकता है, इसलिए स्टील में क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकेल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁻15 मीटर, 1 × 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर। व्याख्या, नाभिक अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है और परमाणु के केंद्र में स्थित होता है या धनावेशित होता है तथा नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। नाभिक के अस्तित्व और इसके गुणों का पता लगाने का श्रेय विख्यात वैज्ञानिक रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड। नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है एवं नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड। व्याख्या, फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग प्रदान करता है। फेरिक ऑक्साइड कांच में मिलाने पर भूरा रंग प्राप्त होता है। भूरा रंग फेरिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड से हरा रंग प्राप्त होता है। क्रोमिक ऑक्साइड से हरा रंग। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला। क्यूप्रिक ऑक्साइड कैल्शियम सल्फाइड इससे चटक लाल प्राप्त होता है। कैडमियम सल्फाइड इससे नींबू जैसा पीला रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? आंसर होगा टीबी, ऑप्शन डी टीबी। विषाणु जनित रोग नहीं, ये जीवाणु जनित रोग है। व्याख्या, विकल्प में दिए गए रोगों में 6 रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। 6 रोग या तपेदिक, जिसे आम भाषा में टीबी के रोग के नाम से जाना जाता है। टीबी के रोग के नाम से जाना जाता है। जानलेवा बीमारी होती है। इस रोग के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। उल्लेखनीय है कि खसरा, रेबीज, पोलियो एक वायरस जनित रोग हैं जिनके विषाणु का नाम क्रमशः मोरबिली वायरस खसरा का है। मोरबिली वायरस खसरा, रेबीज का रैब्डो वायरस, रेबीज का रैब्डो वायरस, पोलियो का पोलियोमाइलाइटिस।
टीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2025 का लक्ष्य रखा है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत से समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है, 2025। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। व्याख्या, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। विटामिन ए पत्तेदार सब्जियों, गाजर, मछली इत्यादि द्वारा शरीर को प्राप्त होता है। वहीं विटामिन ई प्राप्ति के स्रोत मेवे, फल, सब्जियां, विभिन्न प्रकार के बीज, उनसे प्राप्त तेल। विटामिन के पत्तेदार सब्जियों, अंडे इत्यादि से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73, कथन ए है जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण आर, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। व्याख्या, जीवमंडल एक तंत्र का उदाहरण है क्योंकि यह मौलिक रूप से संघटकों से निर्मित एक जैविक संगठक, अजैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, ये तीनों संगठक आपस में एक दूसरे पर आधारित हैं तथा ये संगठक परंपरावलंबित तथा वृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधियों, जैव भूरसायन चक्र द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। वृहद स्तरीय जैव भूरसायन चक्रों के माध्यम से जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थ के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता रहता है। जीवमंडल एक खुला या विवृत तंत्र का भी उदाहरण है क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता। उल्लेखनीय है कि जब तक एक जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थ का निवेश तथा पदार्थों के तंत्र से बाहर गमन में संतुलन बना रहता है, तब तक जीवमंडलीय तंत्र संतुलित दशा में बना रहता है। परंतु जब नाजुक संतुलन विक्षुब्ध हो जाता है तो जीवमंडलीय तंत्र की संतुलन की रक्षा बिगड़ जाती है तथा इस असंतुलन के कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का सूत्रपात हो जाता है। अतः कथन आर गलत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादक। व्याख्या, जैविक व अजैविक घटक आपस में संबंधित होते हुए एक दूसरे से परस्पर क्रियाकलाप करते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्रकृति एवं खाद्य श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उत्पादक जैविक एवं अजैविक जगत के संगठकों के मध्य बिचौलिया होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा भोज्य पदार्थ बनाते हैं एवं अपनी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं एवं उपभोक्ताओं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्याख्या, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से हो रहा है। CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं के मिलने से बना है। इसका उपयोग पहले फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के बनाने में किया जाता था, परंतु इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस से ओजोन का काफ़ी क्षय होता था, तो क्रमबद्ध रूप से इन उपकरणों में सुधार किया गया। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत की क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, आंसर होगा ऑक्सीजन। ग्रीन गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सभी CO2, CH4, CFC ये सभी ग्रीन गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्याख्या, हरित गैसें ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। इनमें प्रमुख गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन शामिल हैं। ऑक्सीजन इन हरित गृह गैसों में सम्मिलित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट संबंधित
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा ऑप्शन सी, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण से केंद्रित है। ये गलत है, आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, ये गलत है। सही है ये सभी। यह 91-92 में शुरू किया गया था। जब भी पूछा जाएगा आंसर होगा 1992 में शुरू किया गया था। अगर ऐसे है दिया गया तो ऐसे मान लेंगे 91-92 में। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया। व्याख्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 में एशियाई जंगली हाथियों के वन्य जीव संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई थी। यह प्रोजेक्ट मानव एवं हाथी के टकराव की कमी हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विभिन्न दिशा निर्देश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है चेन्नई में। व्याख्या, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता नीति और कानून के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता और सामर्थ्य अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 79, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 कथन सही हैं। पहला कथन है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। सही है। कथन 2 है ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। दोनों कथन सही हैं। व्याख्या, लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आशफउद्दौला ने वर्ष 1775 में की थी। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया। कालांतर में ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने भी इसे सुगठित विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। 55 क्षेत्र से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? आंसर होगा ऑप्शन डी, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। व्याख्या, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं। ये भी पूछा जा सकता है। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः ये थारू कहलाए। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। व्याख्या, उत्तर प्रदेश के नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, वाराणसी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान IVRI स्थित है। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? आंसर होगा कानपुर में। व्याख्या, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आंसर होगा बुंदेलखंड। व्याख्या, आल्हा एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसको आल्हा नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में है। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। इसकी रासो का एक खंड आल्हा खंड है, जिसमें
महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का निर्माण आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का वर्णन है, वीर चरित्र का वर्णन है। इसके रचयिता जगनिक हैं, जगनिक। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? आंसर होगा ऑप्शन बी 85%। व्याख्या, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 85% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध व औषधि बनाने में किया जाता है। भारत मेंथा का संपूर्ण विश्व में 80% उत्पादन करता है। यूपी कितना करता है भारत में? 85%, और संपूर्ण विश्व में भारत करता है 80%। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन डी बरेली। सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। व्याख्या, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र एवं उससे संबंधित जिला स्थान निम्नलिखित हैं। औद्योगिक क्षेत्र और जिला: सूरमा बरेली, ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ निजामाबाद, कत्था बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद, बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 86, किस स्थान पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है? आंसर होगा वाराणसी। व्याख्या, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यूपी के वाराणसी जनपद में स्थित यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी काले मिट्टी के बर्तन, ये आपके निजामाबाद में है, निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृत मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृत फिरोजाबाद। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, आजमगढ़, चीनी मिट्टी खुर्जा, पीतल शिल्पकृत मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृत फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 88, यूपी का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा में। यूपी का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। ओके, थैंक यू।